हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट 2.2 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको आईपीओ क्या है और हम किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर इसमें इन्वेस्ट करके लिस्टिंग गेन का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो किसी भी शेयर के चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने यह सीखा था कि कंपनी विभिन्न माध्यम से बाजार से पैसा उठा सकती है। उनमें से एक है डेट। अब डेट क्या है, आइए इसे समझते हैं। कंपनी अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर बैंक से जितना पैसा उधार लेती है उसे ही डेट या हिंदी में बोले तो कर्ज कहते हैं। लेकिन चूंकि यह कर्ज के रूप में पैसा लेती है, इसलिए कंपनी को इन पैसों पर ब्याज का भी भुगतान करना होता है। चाहे उस कंपनी का बिजनेस चले या ना चले, कंपनी को फायदा हो या नुकसान, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं होता है। कंपनी को हर हाल में बैंक के पैसों का भुगतान ब्याज सहित करना ही होता है, चाहे कंपनी को बंद करने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। अब कंपनी को कर्ज लेना चाहिए या नहीं, यह कंपनी के लिए अच्छा है या बुरा, हम यह कैसे निर्धारित करेंगे, आइए इसे हम समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई कंपनी है जिसमें ग्रोथ के बहुत अधिक चांस है। कंपनी के प्रमोटर को अपने बिजनेस प्लान पर पूरा भरोसा है कि मेरा बिजनेस प्लान सक्सेसफुल होगा और कंपनी निश्चित रूप से अच्छा करेगी और हम अपने मार्केट कैप को जल्द से जल्द 2 गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर कंपनी के प्रमोटर लोन लेते हैं तो यह एक अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर को अपने बिजनेस प्लान पर पूरा भरोसा है और कंपनी जल्द से जल्द 2 गुना हो सकती है। अगर मान लेते हैं अगर कंपनी अपने कर्ज के बदले कुछ ब्याज भी देगी तब भी कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अगर कंपनी अपने शेयर को बेचकर पैसा उठाती है तो उसे यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होगा। आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपनी में शेयरों की संख्या है 1000 और प्रत्येक शेयर का दाम 100 रुपया है, तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख हो जाएगा। अब कंपनी को 10,000 रुपये की ज़रूरत है। पहला है कंपनी कर्ज ले सकती है, दूसरा है वो अपने शेयर बेचकर भी पैसा उठा सकती है। आइए पहले ऑप्शन को समझते हैं। कंपनी ने 10,000 रुपये का कर्ज 15% की दर से लिया और अपने बिजनेस में लगा दिया। चूँकि कंपनी में अच्छा ग्रोथ की संभावना थी, इसलिए कंपनी 2 साल में ही 2 गुना हो गई और इसके 2 साल का कुल प्रॉफिट 1 लाख रुपए हुआ। लेकिन कंपनी ने 10,000 रुपये का कर्ज 15% के ब्याज पर लिया था, इसलिए कंपनी को इसका ब्याज चुकाना होगा। मान लेते हैं कि 2 साल का कुल ब्याज हुआ 3,000, तो अब कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख माइनस 3,000 बराबर 97,000। अब दूसरा ऑप्शन को समझते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ने अपने 100 शेयर बेचकर 10,000 रुपये जुटाए, तो अब कंपनी के पास कुल 900 शेयर हो जाएंगे और 100 शेयर शेयर होल्डर के। चूँकि कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस प्रॉफिट में 90,000 कंपनी के प्रमोटर के और 10,000 रुपया शेयर होल्डर के हुए। अब यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर को 90,000 रुपये का फायदा हुआ। अब आप कर्ज को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से कर्ज से भी फायदा हो सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि इससे फायदा जरूर है, परंतु यह काफ़ी रिस्की भी हो सकता है अगर कर्ज की रकम उसके इक्विटी के अनुसार न हो तो। आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर कंपनी का बिजनेस अच्छा चला तो कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि उसका बिजनेस प्लान फेल हो जाए और उसका बिजनेस चले ही ना, और चले भी तो काफ़ी देर से। अगर यह समस्या उत्पन्न हुई तो यह कंपनी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर बिजनेस ना चला तो शेयर होल्डर को तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, परंतु बैंक का ब्याज का भुगतान तो करना ही करना है। इसलिए जिस कंपनी पर कर्ज न हो उस कंपनी को जनरली अच्छा माना जाता है। अगर कर्ज हो भी तो माइनर हो। आप इसे डेट टू इक्विटी रेशियो से समझ सकते हैं कि कंपनी पर कर्ज ठीक अनुपात में है या नहीं। आइए इसे समझते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू टोटल डेट बाई इक्विटी, यानी 10,000 बाई 1 लाख इक्वल टू 0.1। यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.1 है। जनरली डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो तो उसे ठीक माना जाता है, परंतु आप इसे जब भी देखें तो उस कंपनी के पेयर्स के साथ तुलनात्मक रूप से देखें। अगर लगभग इस जैसी सारी कंपनियां का यही रेशियो है या इसके आसपास है तो इसे ठीक माना जा सकता है, परंतु सबसे अच्छा होगा कि कंपनी पर डेट हो ही ना, वह पूरी तरह से डेट फ्री हो। लेकिन कभी भी आप अगर बैंकिंग शेयर को एनालिसिस करें तो वहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो नहीं देखा जाता है, क्योंकि बैंक का तो काम ही है लोगों से पैसा उधार लेकर दूसरों को कर्ज देना। इसलिए बैंकिंग शेयर में यह रेशियो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें कौन सा रेशियो इम्पोर्टेंट है वह हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। अब आइए ROE और ROCE को समझते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें मार्जिन को समझना होगा।
आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए के पास 100 रुपये है। उसने 10 रुपये के 10 पेन खरीदे और वह हर एक पेन को 20 रुपये के भाव से बेचे। तो इन्होंने कुल पेन बेचकर 200 रुपये जुटाए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जब भी मार्जिन निकालें तो मार्जिन हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकलता है। हाँ, आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि यह प्रॉफिट परसेंट नहीं है, यह मार्जिन है। बिजनेस के टर्म में हमेशा मार्जिन ही यूज होता है और यह हमेशा सेलिंग प्राइस पर ही निकलता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक पेन पर प्रॉफिट परसेंट होगा 10/10 गुने 100 इक्वल टू 100%, लेकिन मार्जिन होगा 10/20 गुने 100 इक्वल टू 50%। यानी कि अगर मिस्टर ए एक पेन को 20 रुपये में बेचते हैं तो मिस्टर ए को 10 रुपये का फायदा होगा। अब आप मार्जिन को समझ गए होंगे। आइए अब ROE को समझते हैं। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका तात्पर्य यह है कि कंपनी में जो भी पैसा लगा है उस पैसों पर कंपनी कितना पैसा बना रही है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए के पास 100 रुपये है। उसने 10 रुपये के 10 पेन खरीदे और वह हर एक पेन को 15 रुपये के भाव से बेचे। इस तरह से उसने कुल एक दिन में 10 पेन बेचकर 150 रुपये जुटाए। तो यहाँ इक्विटी का वैल्यू होगा 100 रुपये, नेट इनकम होगा 50 रुपये और यहाँ मार्जिन होगा 33.33%। तो ROE इक्वल टू नेट इनकम बाय इक्विटी गुने 100 इक्वल टू 50/100 गुने 100 इक्वल टू 50%। तो यहाँ ROE 50% है। यानी इस उदाहरण के तहत कंपनी 100 रुपये पर 50 रुपये बना रही है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कंपनी अगर उस पेन को 15 रुपये की जगह 13 रुपये में बेचती तो हो सकता है वह एक दिन में ज़्यादा पेन बेच पाती। आइए इसे समझते हैं। मान लेते हैं मिस्टर बी के पास 100 रुपये है। उसने 10 रुपये के 10 पेन खरीदे और वह हर एक पेन को 13 रुपये के भाव से बेचे। चूँकि वह मिस्टर ए से सस्ते पेन बेच रही है, इसलिए वह कुछ घंटों में ही 10 पेन बेच दिए। तो अब उसके पास कुल 130 रुपये हो गए। अब उसने 130 रुपये से 13 और पेन खरीदे और इसी तरह उसने कुल दिन भर में 23 पेन बेचकर 299 रुपये जुटाए। नेट इनकम होगा 299 माइनस 100 माइनस 130 इक्वल टू 69 रुपया और यहाँ मार्जिन होगा 23.07%। अब इसका ROE निकाले तो नेट इनकम बाय इक्विटी मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 69/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 69%। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी अगर अपने मार्जिन को कम करके अपने सेल्स को बढ़ा लेती है तो कंपनी का ROE बढ़ जाता है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। बहुत से लोगों को यह विश्वास रहता है कि जिस कंपनी का मार्जिन अच्छा है वह कंपनी ठीक है, परंतु यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जिस कंपनी का मार्जिन अच्छा है वह कंपनी बेटर है। अगर कंपनी का मार्जिन कम है परंतु उसका सेल्स अच्छा है तो कंपनी अपने पैसों पर और पैसा बना सकती है, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE के नाम से जानते हैं। और किसी भी बिजनेस में यह अच्छा होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचें, भले ही आपका मार्जिन थोड़ा कम हो, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो आपका बिजनेस पर रिस्क कम होगा। अगर मान लेते हैं कि आपके पास 10 कस्टमर आए और उनमें से अगर आपने 2 कस्टमर भी खो दिया तो आपके बिजनेस का सेल्स 20% कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सस्ता सामान बेचे तो जाहिर सी बात है आपका कस्टमर ज़्यादा होगा, और चूँकि आप सेम क्वालिटी के सामान को कम दाम में बेच रहे हैं तो कस्टमर आपकी दुकान से ही सामान लेगा और आपकी दुकान में कस्टमर की संख्या उल्टा बढ़ ही जाएगी, जिस कारण सेल्स भी बढ़ेगा। और अगर सेल्स बढ़ गया तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट बढ़ा तो निश्चित रूप से ROE भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब यह कैसे मालूम चलेगा कि किस कंपनी का ROE कितना होगा तो वह कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लायक है। जनरली ROE अगर 20% या उसके आसपास हो तो उसे ठीक माना जाता है, परंतु मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इस कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करके देखें ताकि आपको इसका सही पिक्चर मिल सके। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ROE को डेट लेकर बढ़ाया जा सकता है। आइए इसे समझते हैं कैसे। मान लेते हैं मिस्टर ए के पास 100 रुपये है। उसने 10 रुपये के 10 पेन खरीदे और वह हर एक पेन को 15 रुपये के भाव से बेचे। इस तरह से उसने कुल एक दिन में 10 पेन बेचकर 150 रुपये जुटाए। तो यहाँ इक्विटी का वैल्यू होगा 100 रुपये, नेट इनकम होगा 50 रुपये और यहाँ मार्जिन होगा 33.33%।
तो यहाँ ROE होगा 50/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50%। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं। मान लेते हैं मिस्टर ए के पास 50 रुपये है और उसने 50 रुपये अपने दोस्त से उधार लिए, जिसके लिए उसे 10% का ब्याज चुकाना होगा। अब उसके पास कुल 100 रुपये हो गए। उसने 10 रुपये के 10 पेन खरीदे और वह हर एक पेन को 15 रुपये के भाव से बेचे। इस तरह से उसने कुल एक दिन में 10 पेन बेचकर 150 रुपये जुटाए और उसने अपने दोस्त को कुल 55 रुपये चुकाए, 5 रुपये ब्याज के और 50 रुपये मूलधन के। तो यहाँ इक्विटी का वैल्यू होगा 50 रुपये, डेट 50 रुपये, नेट इनकम बराबर 150 माइनस 50 माइनस 55 इक्वल टू 45 रुपीज़। तो ROE होगा 45/50 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 90%। अब आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कंपनी का ROE किस तरह से काफ़ी बढ़ गया। तो क्या हमें इस कंपनी में ROE को देखकर निवेश करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस कंपनी पर डेट हो उस कंपनी का ROE नहीं बल्कि ROCE देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ROE सही पिक्चर नहीं दिखाएगा। अब आइए ROCE को समझते हैं। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी इसमें जो पैसा एम्प्लॉय के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ पर सभी पैसों को शामिल कर लिया जाता है, चाहे वह पैसा इक्विटी के रूप में हो या कर्ज के रूप में। ROCE इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट जो भी अर्निंग टैक्स और उसके ब्याज की रकम को चुकाने से पहले हो, जैसे दूसरे केस में हमने अर्निंग निकालते समय ब्याज की रकम घटा दी थी, परंतु इसमें घटाना नहीं होगा। इसी तरह कैपिटल एम्प्लॉयड यानी वह सारा पैसा जो कंपनी में लगा है, चाहे वो इक्विटी हो या डेट। तो अब इसके अनुसार लिया जाए तो दूसरे केस में अर्निंग बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट इक्वल टू 50 और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू 100। तो ROCE होगा 50/100 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 50%। अब आप देख सकते हैं कि ROE और ROCE में कितना अंतर हो गया। इसलिए आप जब भी किसी कंपनी पर डेट हो तो उस कंपनी का ROCE देखें, न कि ROE। आप अब ROE और ROCE क्या है और इनके बीच के अंतर को पूरी तरह से समझ गए होंगे। आगे की वीडियो में हम शेयर बाजार के कुछ और बातों को सीखेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आपको यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।